है ना। और अपना भाई साहब क्या बोलूं। चलो, कुछ चीजें हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी जर्नी पढ़ी है, हमें एटम के मॉडल के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पता चल चुका है। हम मान भी रहे हैं वो सारी की सारी चीजें सही हैं, लेकिन एक बेसिक लिमिटेशन जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी, वो थी एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक आइडेंटिटी ना मिलना। आप बोलते हो सर इलेक्ट्रॉन की यूनिक आइडेंटिटी कैसे? अगर मैं आपके सामने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1। हाँ या ना? बोहर्स मॉडल तक हम लोगों ने सबने पढ़ा है, और बोहर्स मॉडल में Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 2 8 1 लिखवाई। अब पॉइंट आता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करें? आपने बोल दिया 8 के 8 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पर घूम रहे हैं, सबकी एनर्जी सेम है, सबकी न्यूक्लियस से दूरी सेम है, और कहीं ना कहीं सेम एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, तो दे आर आइडेंटिकल। बट ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मैं जब किसी एटम को किसी के साथ रिएक्ट करवाने निकलता हूं, क्लास 10th में हमने फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ा था, तो जब मैं NaCl बनाने निकला था, तो Na प्लस होता था, Cl माइनस होता था। तो जब Na प्लस होता था, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बाहर निकलता, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का क्यों निकलता है? या मैं Mg की बात करूं, तो Mg में 282 है, तो वहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स में पहले कौन निकलेगा बाद में कौन निकलेगा, ये तो नहीं पता चला। या यही दो इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल रहे हैं, या 8 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहा है? तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। आपको उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पता होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सारी चीजें एनर्जी के बेसिस पे देख रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करवाते हुए देख रहे हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंशिएट करने वाला एक पॉइंट हो सकता है। उसके बारे में हमें स्टडी करने की बहुत ज्यादा नीड है। अब इससे एड ऑन बात को सुनते रहना, बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज की क्लास में कह सकते हो सिर्फ हम उन वर्ड्स पे बात करेंगे। मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है उसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर मास है। कोई भी चीज जिसका मास ज्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी जनरली कम होती है। किसी का मास कम होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा। मैं आपके सामने एक क्रिकेट की बॉल लूं और इस रूम में फेंकूं। जब मैं इस रूम में बॉल को फेंकूंगा, तो हो सकता है पहली दीवार पे टकराई, दूसरी दीवार पे टकराई, तीसरी दीवार पे टकराई और रेस्ट पे आ गई। दीवार पे ना भी टकराए, तो अगर सर्कुलर घूमेगी तो 2 4 बार घूम कर क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन वहीं पर मैं क्रेजी बॉल ले आऊं, वो छोटी सी रबड़ की बॉल जो शायद इनफाइनाइटली टकरा सकती है, उसका जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, वो एनर्जी लॉस नहीं करता। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये बॉल घूमेगी, तो हो सकता है 1000 2000 बार एक दीवार से दूसरी दीवार टकराए और तब भी घूमती रहे, अभी भी वो बॉल का मास है। तो मानिए अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए जिसका नेग्लिजिबल मास है, अगर वो घूम रहा होगा तो वो कितनी तेज घूम रहा होगा, बहुत तेज। चलो एक और एक्सपेरिमेंट, वियर्ड से एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे ऊपर फैन चल रहा है, जो घर पे बैठे हुए उनके भी आई होप रूम में फैन चल रहा हो। अगर एक फैन बंद है, तो आपको यूजुअली ब्लेड्स नजर आते हैं, चाहे किसी के फैन में 3 हो, किसी के फैन में 4 ब्लेड्स हो। हाँ जी प्राची। चाहे किसी के फैन में 3 ब्लेड्स हो, चाहे चाहे किसी के फैन में 4 ब्लेड्स हो, आपको 3 या 4 ब्लेड्स नजर आते हैं। लेकिन अगर एक फैन बहुत तेजी से चल रहा है, हाई स्पीड पे चल रहा है, तो कितने फैन के ब्लेड नजर आते हैं?
एक भी नहीं नजर आता ना। अगर फैन के ब्लेड्स रुके हुए हैं, स्टेशनरी हैं, आप आराम से फैन के अंदर आगे साइड में हाथ डाल सकते हो, सिर्फ ब्लेड्स वाली जगह पे हाथ नहीं रखोगे। लेकिन जब फैन चल रहा है तेज, क्या हाथ रखने की कोशिश करते हो? क्यों? क्योंकि सर ब्लेड लग सकता है, हालांकि हाथ कटेगा नहीं, बट ब्लेड लग सकता है और उसके एजेस शार्प हुए तो शायद कट भी जाए। लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि कभी भी वो आकर आपके हाथ पे टकराएगा। आपको कोई जगह अगर छोड़नी है, देखो आपको अगर जगह छोड़नी है तो पूरी की पूरी एक डिस्क की फॉर्म में जगह छोड़नी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते सर मैं यहां इस कोने पे हाथ रख सकता हूं या इस कोने पे हाथ रख सकता हूं। आपको एक डिस्क की जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दीज फैन ब्लेड्स आर मूविंग सो फास्ट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक मिथ है, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी जो एक मिथ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पर आपको आइडेंटिफाई हो सकता है, वो गलत है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग सो फास्ट कि उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉडी को नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। आपको उसकी वजह से क्रिएट हुई एक वॉल्यूम को चेक करना पड़ेगा। यानी हम जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको रोक दूं तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइडेंटिफाई कर लो, आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट इज मूविंग सो फास्ट कि आपको उसकी क्रिएटेड वॉल्यूम में से अपने आप को गायब रखना पड़ेगा, और उस वॉल्यूम को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल। सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, या पढ़कर आए थे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ऑर्बिट, या पढ़कर आए थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग सो फास्ट दैट इट इज क्रिएटिंग अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम। वो इतना तेज घूम रहा है कि वो एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। उस वॉल्यूम में क्या घूम रहा है? एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल घूम रहा है। तो मेरे लिए वो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम का नाम पड़ गया ऑर्बिटल। मान लो इस क्रेजी बॉल को मैं इस रूम में फेंकता हूं, तो आप इस रूम में एंटर नहीं करना चाहते, सर ये क्रेजी बॉल मुझे लगेगी तो शायद हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए। तो अगर आप एंटर नहीं कर रहे हो तो आप इस पूरे रूम में एंटर नहीं कर रहे हो ना, उस कोने में जाके बैठ जाओ, सर आ सकती है बॉल। उस नीचे कोने में जाकर बैठ जाओ, नहीं सर आ सकती है बॉल। क्यों? क्योंकि आपको ही नहीं पता उसका बिहेवियर कैसा है। वो तो जितनी तेज मूव कर रही है इस पूरे रूम में, आप कहोगे सर पूरे रूम में कहीं पे भी पहुंच सकती है, आई कैन नॉट एंटर इन टू दिस रूम। तो क्या मैं उस क्रेजी बॉल को इतना एंटिटी मानूं, या इस पूरे रूम को काउंटर करने वाला एक वॉल्यूम मानूं जिसमें आप एंट्री नहीं कर सकते? हाँ या ना? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप उसको एज एन इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ो, आप उसको पढ़ो एज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल का। पक्का बात समझ में आती है? तो ऑर्बिटल, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। ऑर्बिटल इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्रिएटेड बाय अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। कबीर इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग एक वर्ड पढ़ते थे डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का मास ही नेग्लिजिबल है। तो हम सारी बातचीत करेंगे उसके चार्ज के बेसिस पे। कितने बजे क्लास थे बेटा? तो हम बात करेंगे चार्ज पे। और क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, और किसका चार्ज मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। सुनिएगा ध्यान से, सपोज मैं अपनी बात करूं, आज मैं बहुत ही रूड बिहेवियर में हूं, या हो सकता है रूड मूड में हूं, कोई भी बच्चा इस क्लासरूम में एंटर नहीं करना चाहता, हो सकता है गुस्से में हूं बहुत ज्यादा, आप लोग सारे बाहर खड़े हो, आप बोलोगे सर ने कौन सा ऑर्बिटल कॉन्कर कर रखा है इस पूरे रूम का। लेकिन भाई सारी जगह पे तो सीट्स लगी हुई हैं, ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता, स्पाइडरमैन हूं नहीं, मैं तो यहीं पर घूमूंगा। हाँ या ना? अल्टीमेटली मैं सिर्फ यहां मूव कर रहा हूं। अगर मैं इस रूम की बात करूं तो ये पूरा का पूरा रूम है मेरे लिए, लेकिन इस रूम में मैं सिर्फ इतनी जगह में मूव कर रहा हूं।
मैं अगर इलेक्ट्रॉन हूं तो मेरे पे कुछ चार्ज है, इतनी सी वॉल्यूम में हूं, तो मेरी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहां फैली हुई है? इस जगह में। और कह सकता हूं इस जगह में मेरी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कितनी है? पक्का? या आज मैं नॉर्मल कैजुअल मूड में भी हूं, तब भी भाई इधर ही घूम रहा हूं, हाँ या ना? या मैं ऊपर जाकर खड़ा हुआ हूं? नहीं खड़ा हुआ। तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मेरी कितनी है? और यहां जहां सबसे ज्यादा घूम रहा हूं वहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा। बात दोबारा से बोल रहा हूं, सब डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साफ वर्ड्स में बोल रहा हूं, आज से पहले अगर कुछ करा है या नहीं करा केमिस्ट्री में, आई विल बी लीस्ट बॉर्डर। लेकिन आज के बाद की केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगाज भी अच्छा करा था, तो ध्यान से सारी चीजें सुनना, प्लीज सुनिए। मेरे लिए बोहर्स मॉडल ने जो भी पॉइंट्स दिए, हमने उन पॉइंट्स को हेल्दीली एक्सेप्ट करा। सेंटर पे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, हर एक शेल में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रेटर देन फर्स्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पक्का? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसके आगे एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल, लोअर शेल से हायर शेल जा सकता है एनर्जी एक्सचेंज करके, ये भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट्स में लिमिटेड हो गए, हमें एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक आइडेंटिटी नहीं बता पा रहे। हमें नहीं पता एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिस्टिंग्विश कैसे होता है। साथ में इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन बना दिए हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, कि एक इलेक्ट्रॉन आपके लिए स्टेशनरी हो नहीं सकता। आप इलेक्ट्रॉन को कैसे बोल सकते हो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, जहां न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है वहीं पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहा है, पास आएंगे तो पाथ बदलेगा ना, तो कैसे आप सर्कुलर घूम सकते हो? तो आपका जो बोलना है कि आप सर्कुलर घूम रहे हो वो हमें लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा। और क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, अब हम लोग एंटर करते हैं डिटेल्ड एस्पेक्ट्स में। पर्टिकुलरली कह सकते हैं वो सारे वैलिडेटेड पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हुए कुछ नई चीजों को जोड़ने के लिए निकले हैं। और हम कैसे जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? सर, वो पैटर्न जो मॉडर्न फिजिक्स ने हमें सिखाया, पर्टिकुलरली बेस्ड अपॉन एनर्जी। सिर्फ यहां पर एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात होगी, एनर्जी के बेसिस पे बात होगी। उसी बेसिस पर हम आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने जा रहे हैं। पॉइंट्स रखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ एक टर्म जानते थे, दैट वाज ऑर्बिट। ऑर्बिट इज अ इमेजिनरी पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड दी न्यूक्लियस। एक इमेजिनरी पाथ पे अगर 2-4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है तो उस पाथ पे हमें वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए नजर आएंगे। अगर एनर्जी ज्यादा है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 8 के 8 एक सेम इमेजिनरी पाथ पे मूव होते हुए दिखाई देंगे। ये अभी तक हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था। इवन हमें पता भी चल गया था, हमने एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स दे दिए, जहां फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आई होप दिस इज ओके। लेकिन अब इससे आगे बढ़ रहे हैं, यहां से एक्चुअल में अब चीजें शुरू हो रही हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा रिकॉल करवाते वक्त। एन इलेक्ट्रॉन इज अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। वो फास्ट मूव क्यों कर रहा है? एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, दूसरी एनर्जी ले दे सकता है, तो एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रह रही है। भाई कोई एनर्जी सिर्फ लूज कर रहा हो, कभी ना कभी तो रेस्ट पे आएगा। लेकिन जो एनर्जी ले दे सकता है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। अब क्योंकि वो रेस्ट पे नहीं आएगा, इट इज मूविंग वेरी फास्ट। पहली चीज, एनर्जी ले देने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज। दूसरी चीज, उसका मास नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से भी उसकी बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी हो जाती है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। पक्का? अब जो एक इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है, मैं उसको सर्कुलर पाथ पे नहीं देख सकता, या मैं इलेक्ट्रॉन को एज एन इलेक्ट्रॉन बॉडी नहीं पढ़ सकता, इतना सा छोटा सा टाइनी सा चीज नहीं पढ़ सकता।
क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, और जिस जगह पे वो मूव कर रहा है मैं आ ही नहीं पाऊंगा उसके पास। और क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगा तो टेक्निकली मुझे उसकी पूरी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को पढ़ना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को पढ़ना पड़ेगा। और वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, उस हाइपोथेटिकल वॉल्यूम को हम क्या नाम देंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम कवर्ड बाय अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। पक्का बात समझ में आती है? अब यहां से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हमने ऑर्बिटल पढ़ लिया, लेकिन ऑर्बिटल में भी हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है। भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, प्लीज मेरे हाथ की मूवमेंट को देखना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हम सेम स्पीड पर हर जगह मूव करें, तो मैं बोलूंगा मैं पूरी की पूरी वॉल्यूम में सेम टाइम स्पेंड कर रहा हूं, यानी मेरी जोन सी स्पेंडिंग है, मेरा जोन सा मूवमेंट है, मेरा जोन सा एग्जिस्ट करना है, वो हर जगह पे सिमेट्रिकल है। लेकिन मैं बोलूं यहां पर मैं धीरे चल रहा हूं और फिर फास्ट, फिर यहां पर धीरे फिर फास्ट, तो आप बोलोगे सर यहां पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और यहां पर आप, तो जहां ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पर मेरे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, और जहां मैं कम टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पर मेरे होने की पॉसिबिलिटी, और जब मेरे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मैं बोलूंगा मेरी वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पर होने की पॉसिबिलिटी कम है वहां पर डेंसिटी कम है। आपने एक रजिस्टर परचेज करा, पेज देख रहे थे, सर यहां से ये फट जाएगा अभी। मैंने कहा क्यों? सर यहां से बहुत पतला है। मैंने कहा ऐसा कैसे? सर यहां पर ना वो जो सा पल्प है ना वो पूरी तरह से नहीं पहुंचा, होता है। चलो और आसान, च्युइंगम खाइए सबने, बैलून फुलाते हो, यहां देखते हो बहुत ज्यादा रेडिश कलर पिंकिश कलर नजर आता है, आगे जाते 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 वो क्या हो जाता है? लाइट पिंक हो जाता है, और एकदम से थोड़ी सी भी हवा ब्लो करते हो वहां से फट जाता है। यही प्रोसेस होता है ना। तो जहां पर बहुत टाइनीएस्ट होगी लेयर, कह सकता हूं वहां पर आपके के पूरे मटेरियल की डेंसिटी क्या हो गई? कम। अब मटेरियल की डेंसिटी कम इसलिए हुई क्योंकि वहां पर मास नहीं पहुंचा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो वहां पर डेंसिटी कौन सी कम होगी? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। आई कैन नॉट स्टडी इलेक्ट्रॉन एज अ मास ऑब्जेक्ट, आई कैन ओनली स्टडी इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज ऑब्जेक्ट। तो चार्ज जितनी जगह पर पहुंचेगा वहां पर उस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा, और जहां नहीं पहुंचेगा वहां पर चार्ज की डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जहां ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी, और जहां कम वहां पर होने की पॉसिबिलिटी। पक्का बात समझ में आती है? लिखिए प्लीज। कोई बात नहीं, अब तो जो सा मेन था वो फाड़ दिया तूने। गिफ्ट लिखिए। ऑर्बिट, ऑर्बिट इज अ path at which electron moves around the nucleus. It can be used to calculate distance between electron and center of nucleus. Next, orbital, orbital. It is
एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बचपन में कहानियां सुनी होंगी, क्लाउड में क्या होता है? पानी। जिस जगह पे ज्यादा होता है वहां पर क्या दिखता है? बल्कियर। और जिस जगह पे साइड्स में कम होता है वहां पर क्या हो जाता है? लाइटर। तो वैसे ही यहां पर भी क्लाउड में कौन मूव कर रहा है तेज तेज? इलेक्ट्रॉन। इट इज अ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेयर अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, वेयर अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, कर लेना इलेक्ट्रॉन, कैन बी अवेलेबल। फुल स्टॉप। पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, possibility of electron if high, then we say electron charge density is high. Then electron charge density is high. अब देखिए बेटा, सपोज मैं यहां पर एक पेपर लूं और मान लूं कि ये एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे मॉडल ऑफ एटम की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कभी स्टेशनरी नहीं होता, तो आपको ये कभी भी दिखाई नहीं देगा। ये तो क्या होगा? तेजी से मूव कर रहा होगा। अब ये मूव कहां कर रहा होगा? सर ये न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा होगा, हाँ या ना? अब जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा होगा तो इसने एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्रिएट करी होगी। पहली चीज तो ये फैन के ब्लेड्स की तरह डिस्क की फॉर्म में नहीं मूव कर रहा, ये क्रिएट कर रहा है एक स्फीयर। जो आप ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल, अभी सोच थोड़ी बड़ी करें तो 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, 3D में मूव कर रहा होगा। देखो मेरी बात को समझना, मैं कुछ चीजें आपको मैथ्स की समझाऊं। अगर ये फिंगर सिर्फ ऐसे मूव कर रही है तो मैं बोलूंगा आपको ये एक लाइन की फॉर्म में नजर आ रहा है। आपकी मैथ्स कहती है, ज्योमेट्री कहती है सर आप किसी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो। अगर थोड़ी सी और भी अच्छी तरीके से मैथ्स पढ़ी हो तो सर आप लेट से एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो। दिस कैन बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अब इसी तरीके से मैं ऐसे जाऊं वाई एक्सिस, और आगे पीछे जाऊं तो जेड एक्सिस। मैंने मान लिया है सर, मैं इसको एक्स मान रहा हूं, आप वाई भी मान सकते हो, बट एक्स वाई एंड जेड विल बी एग्जैक्टली 90 डिग्री टू ईच अदर। ऐसे ही कुछ होता है, हाँ या ना? तो ये 90 डिग्री पे होंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो मूवमेंट है वो एक्सिस के अलोंग है। अब जरा ध्यान से देखना, हाथ मूव कर रहा है। अब बता सकते हो क्या ये एक्सिस है? नहीं सर। सर एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा। हो सकता है ये दोनों सिमिलर लगे तो इनका कोऑर्डिनेट सेम हो, लेकिन फिर भी इसकी पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन कम है और इसकी ज्यादा, तो कोऑर्डिनेट्स अलग हो गए ना। तो मैं जब अपने हाथ को मूव कर रहा हूं तो ये मूव कर रहा है प्लेन पर। अब ये सर कौन सा प्लेन है? सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो सर ये है एक्स वाई प्लेन। दोबारा से, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन। समझते हो? तो ये क्या हुआ? प्लेन हुआ। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस बहुत सारी हैं, एक्स मतलब एक्सिस में, प्लेन्स में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हमारे लिए
अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो वो है कोऑर्डिनेट। अगर मैं लाइन में रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो वो है एक्सिस। अगर मैं दो एक्सिस को मिलाकर बात करूं तो वो क्या है, प्लेन। और अगर मैं तीनों एक्सिस को मिला लूं तो हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। आपके लिए जो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो न्यूक्लियस के आसपास कहीं पर भी मूव कर सकता है, तो वो एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, वो एक 3D वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। अब 3D वॉल्यूम कैसी क्रिएट होगी, हमारे मन में चल रहा है सर अगर 2D था तो सर्कुलर था, अगर तेज भी घुमा लूं तो एक डिस्क होगा, लेकिन अगर वही चीज 3D चल रही है तो वो एक स्फीयर की तरह होगा, इस बॉल की तरह। यानी अगर इसके अंदर मैंने वो वाला पत्थर फेंक डाल दिया या पेपर डाल दिया और उसको मैं तेजी से घुमाऊं तो मेरे लिए एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल। हाँ, इस ऑर्बिटल के सेंटर पे क्या हो सकता है, न्यूक्लियस। पक्का बात समझ में आती है? तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल को और जरा ध्यान से समझते हैं, समझिएगा। सबसे पहले इस ऑर्बिटल में सेंटर होगा जहां पर न्यूक्लियस है कबीर, इससे बियॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूं सेंटर से लेकर इस सरफेस तक के डिस्टेंस को मैं लेंथ या मैं इसका साइज बोल सकता हूं। बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है युवराज, किससे, सर ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से यहां घूम रहा है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री हो गई। यानी कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। एक तरह से जो ऑर्बिट हमें बता रहा था रेडियस ऑफ शेल, इस ऑर्बिटल का अगर मैं रेडियस निकाल लूं तो वो मेरे रेडियस ऑफ शेल के बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास चल रहा है वो छोटा ऑर्बिटल बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है वो बड़ा ऑर्बिटल, और उससे भी बड़ा ऑर्बिटल। समझ सकते हो बात को? यानी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास तो छोटा ऑर्बिटल और ज्यादा दूर तो बड़ा ऑर्बिटल। पक्का? अब यहां पर तो हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करी, लेकिन सपोज ये एक और इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो क्या ये ऐसा रहेगा? सर इलेक्ट्रॉन तो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। दोबारा से समझना, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है। हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन गलती से इसके पास आ गया। अभी मैं सिर्फ इस पे इंपैक्ट देख रहा हूं, इंपैक्ट बेटा इस पे भी आएगा सुहानी। क्यों इंपैक्ट इस पे आएगा? क्योंकि भाई ये भी रिपेल होगा, ये भी तेजी से मूव कर रहा है। तो मानकर चल सकते हैं जैसे ये एक ऑर्बिटल है, सामने से एक और ऑर्बिटल आ रहा है। अब जैसे जैसे ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे कहीं ना कहीं रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन यहां पर आना पसंद नहीं करेगा। और जब ये यहां पर आना पसंद नहीं करेगा तो इस ऑर्बिटल की शेप बदल जाएगी। यहां से भी बदल सकती है, कहीं यहां से आ गया तो यहां से भी, या मेरी फिंगर के हिसाब से देखो तो यहां से आ गया तो क्या हो जाएगी, शेप बदल जाएगी, हाँ या ना? तो हमारे ऑर्बिटल सिर्फ ये स्फेरिकल हो ये जरूरी नहीं है, ऑर्बिटल्स कैन हैव मोर देन वन शेप। अब ये शेप्स किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलने वाली रिपल्शन की वजह से। जहां रिपल्शन ज्यादा होगी वहां पर शेप बदल जाएगी, और जहां रिपल्शन कम होगी वहां पर शेप नॉर्मल रहेगी। अब मानकर चलो ये है, इसको रिपल्शन मिले तो ये अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ जाएगा ना, दूसरा वाला, दूसरा वाला। तो जब यहां पर रिपल्शन प्रॉपरली यहां से लगेगी, यहां की तरफ, यहां से लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन के यहां होने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, तो ये शेप यहां से अंदर की तरफ जाएगी, और ये शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यानी ये भी एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है,
लेकिन जैसे ही यहां आता है एकदम से फास्ट मूव कर जाता है, और फिर यहां पर टाइम इन्वेस्ट करता है, फिर एकदम से फास्ट मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये शेप अंदर की तरफ क्या हो गई है, कम। और ये अगर कोई जिम जाता होगा तो उठाता होगा, इसका नाम क्या, डंबल। ठीक है ना, तो ये डंबल शेप में आ जाता है। ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स शेप्स हो सकती हैं। अभी हम समझें तो ऑर्बिटल सिर्फ स्फेरिकल नहीं है। अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें तो इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल तब होगा जब, गुड मॉर्निंग, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑर्बिटल तब स्फेरिकल होगा जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे मिनिमम रिपल्शन लगा रहा हो। लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से रिपल्शन लगेगी तो ये भाई सब स्फेरिकल नहीं रहेंगे, ये अपनी शेप बदलेंगे। और ये शेप कौन सी हो सकती है, डंबल, या उससे भी आगे जाए तो डबल डंबल, या उससे भी आगे जाए तो डिफ्यूज डंबल। तो देयर विल बी सर्टेन शेप्स इन्वॉल्व विद दी ऑर्बिटल्स। पक्का बात समझ में आती है, लिखिए। नहीं, करा ना बचपन में होली पे ऐसा कुछ, ठीक है। अब ऐसे ही और करूंगा तो चार बन जाएंगे, बट मैं वो गुब्बारे वाला डिजाइनर वाला नहीं हूं, तो मुझे नहीं आता है। सर ये बैलून है, वहां पर इलेक्ट्रॉन हाइपोथेटिकल शेप है, वहां पर फटने के लिए नहीं है ना भाई। कोई बात नहीं, पर्क्स ऑफ मॉर्निंग क्लासेस। हम्म, चलिए। हाँ सर, वॉल्यूम में फर्क आएगा और चीजों में भी फर्क आएगा, बट उसका जो सा लेंथ है वो ऑलवेज सेम रहेगा। आ रहा हूं, सारा कुछ आ रहा हूं। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द बाउंड्री। अभी एक एक करके सारी चीज पढ़ते हैं। सर सुनिए प्लीज, लिख रहे हो, एन ऑर्बिटल may have different sizes. An orbital may have different sizes, which means electron moving electron moving closer to the nucleus, electron moving closer to the nucleus would have small sized orbital, while one moving away from the nucleus would be having large size. Size of orbital size of orbital may be defined as orbit as it also predict the distance predict the distance between
an electron and center of nucleus. Electron and center of nucleus. Full stop. Next point. In an atom, there is a scope of electron repulsion. There is a scope of electron repulsion. Hence, we can have multiple shapes. We can have multiple shapes of orbital, like बोर्ड पर देख रहे हो बेटा, अगर मैं फिर दोबारा से बात कर रहा हूं, जो हमारी सोच थी 2D, तो भाई ये सर्कल है, चलो फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो आपके लिए एक डिस्क है, प्लेट है, लेकिन टेक्निकली इलेक्ट्रॉन आगे भी यानी बाहर भी और पीछे भी जा सकता है, तो ये हम क्या अज्यूम करके चलें, स्फीयर है। तो ऑर्बिटल एक टाइप का हो सकता है स्फेरिकल। अब समझिएगा, दोबारा से ध्यान से देखना, मेरे लिए ये स्फीयर है, लेकिन इसके रास्ते में यहां कहीं एक इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो इसको चाहते ना चाहते हुए अंदर की तरफ बेंड होना पड़ेगा, या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो इसको चाहते ना चाहते हुए अंदर की तरफ बेंड होना पड़ेगा। और जब ये अंदर की तरफ बेंड होगा तो इसकी जो सी शेप है वो स्फेरिकल नहीं बचेगी। अभी अभी आपने देखा, मैंने इसको घुमाया था तो टेक्निकली यहां से रिपल्शन मिली, तो इसकी शेप अंदर की तरफ शिफ्ट हुई, और ये शेप क्या बन गई, डंबल। अब इसी तरीके से बेटा, सपोज इस पे यहां की तरफ से भी रिपल्शन लगती, तो ये रिपल्शन लगने की वजह से ये अंदर की तरफ मूव होता, रिपल्शन की वजह से अंदर की तरफ मूव होता। अब ये जब अंदर की तरफ मूव होता तो जैसा इसके साथ हुआ वैसे ही ऊपर की तरफ से भी होता, और इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। डबल डंबल, ऐसे ही एक डंबल के पीछे, मतलब डबल डंबल के पीछे दूसरा डबल डंबल लगा दूं, यानी हिंदी में एक फूल के पीछे दूसरा फूल बैठा दूं, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर सपोज ये फूल की पेटल है, इसके पीछे भी, तो ये कहलाएगा डिफ्यूज्ड डंबल। आउटर मोस्ट शेल की बात ही नहीं हो रही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कैसे आया, हम आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आउटर मोस्ट की बात कर रहा होता तो क्या मैं बोलता ऑर्बिटल छोटा और ऑर्बिटल बड़ा, डिफरेंट साइजेस बोलता, नहीं। तो मैं हर पॉसिबल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो इनफैक्ट मैं इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएटेड हाइपोथेटिकल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, ऑर्बिटल। पक्का? मुझे तो अभी पता ही नहीं ऑर्बिटल कहां पर कैसा किस तरीके से होगा, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर न्यूक्लियस से पास घूम रहा है तो छोटा ऑर्बिटल, और दूर घूम रहा है तो उस पर रिपल्शन कम लग रही है तो स्पेरिकल, और ज्यादा लग रही है तो अलग अलग शेप, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, डबल डबल डंबल, डबल डंबल और डिफ्यूज डंबल। पक्का? क्लियर है? तो ये जरा चित्रकारी कर लीजिए। हाँ बोलो।
पहली चीज मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको एक ऑर्बिटल पे, जो सारे इधर देख रहे हो प्लीज, मैं आपको एक ऑर्बिटल पे इंपैक्ट पढ़ा रहा था। टेक्निकली एक ऑर्बिटल पर आएगा तो पास दूसरा ऑर्बिटल ही, जब ये दोनों ऑर्बिटल पास आएंगे तो जो इसमें बिहेवियर चेंज होगा वो इसमें भी होगा। अब इसके आसपास सिर्फ दो ऑर्बिटल आए तो शेप बदलेगी एडजस्ट करने के लिए। हाँ, सपोज अगर हम लोग थोड़ा सा माइंड ज्यादा चलाएं, आप लोगों ने अक्सर ब्लड में आरबीसी का फ्लो देखा होगा, तो सपोज हमारे पास ये एक आर्टरी है, यहां पर क्लॉट्स हैं, तो जो सा ब्लड के अंदर मूव करने वाला आरबीसी है वो अपनी शेप बदल कर मूव करके निकल जाता है, ऐसा कुछ देखिए विजुअलाइजेशन। अब यहां पर मास है इसलिए ऐसा हुआ। मान लो ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, ये भी रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, तो इसको अपनी शेप बदलनी पड़ी ना। तो सिमिलरली वो जो शेप बदल रही है वो कुछ इस तरीके से है, यहां से ये इधर, कह सकते हैं इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है, 0 या लेस बोल सकता हूं। इसके बियॉन्ड भी क्या है, 0। पक्का। अब और ज्यादा रिपल्शन लगेगी तो और ज्यादा चेंजेस आएंगे, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। जल्दी से ये चित्रकारी कर लीजिए, स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल और डिफ्यूज डंबल। बोलो। सर पहली चीज तो ऑर्बिटल या ऑर्बिट दिखता नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम सपोज एटम की मूवमेंट को बहुत स्लो करने की कोशिश भी करें तो भी आपके जो सा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमने, एक ही ना घूम रहा है। मैं अभी चीजों को और ऐड ऑन करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव इन अ टू एंड फ्रो, ऐसे 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 आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन मत ले। अभी तो शुरू करा है, और ऑर्बिटल समझ में आया ना, तो बस फिर क्यों टेंशन लेते हो। हाँ हिताक्षी, देख मैंने यहां पर बनाई, मैंने यहां पर शेप बनाई आपकी शेप रिजेंबलेंस के लिए, बट टेक्निकली ये कुछ ऐसा है न्यूक्लियस। अभी तो और ज्यादा अगर दिमाग खोलूं ना, तो मानकर प्लीज सुनना ध्यान से, सपोज मैं शेल के साथ कंपेयर करूं, तो भाई फर्स्ट शेल के भी कुछ ऑर्बिटल होंगे, सेकंड शेल के भी कुछ ऑर्बिटल होंगे। तो हम फर्स्ट शेल वालों को तो स्फेरिकल बोल रहे हैं, सेकंड शेल वाले एक्चुअल में स्फेरिकल ना होकर डोनट की शेप में होंगे, हिंदी में वड़े की शेप में, है ना। हाँ, उनके बीच में कुछ और ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है, वो रिपल्शन क्रिएट करे, तो इसलिए तुम्हारी सोच बड़ी करूंगा, टेंशन तो ले रहे हो, अभी पहले ऑर्बिटल तो सोचो। तभी कह रहा हूं ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये भाई 40-40 मिनट में क्लास में खत्म होगा। फैक्ट बोल रहा हूं, सिर्फ मैं एक मैथमेटिकल पोर्शन लिखवाऊंगा ना, दैट विल बी एंड ऑफ योर टॉपिक इन योर स्कूल। बट अगर इसकी विजुअलाइजेशन बड़ी कर ली तो भाई जेन्युइनली केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर है, बना ली प्लीज, बना लो सर। एक सेकंड देना अर्णव भैया, एक सेकंड दे दो सर। अर्णव ने बहुत बढ़िया चीज बनाई है यहां पर रिपल्शन दिखाते हुए, लेकिन एक छोटी सी चीज की गलती कर गया कि यहां से जो सी रिपल्शन नहीं पड़ रही, द साइज विल बी एग्जैक्टली सेम टू द साइज ऑफ स्फेरिकल, ठीक है। सिमिलरली यहां पर, मेरे को रोकना भी बीच में इसलिए था, देखो प्लीज, यहां से इधर देखना सारे, ये सपोज सेंटर है, तो अगर मैं बोल रहा हूं इसका डिस्टेंस आर, तो इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, तो हम कहेंगे इररिस्पेक्टिव मेरी शेप, देखो इसमें मैंने व्हाइट कलर से स्पेरिकल बनाया हुआ है, येलो कलर से मैंने कौन सा बनाया था, डंबल, और ग्रीन कलर से कौन सा बनाया था, डबल डंबल। तो तीनों का साइज सेम है लेकिन शेप अलग अलग। पक्का। मैं दोबारा से रिकॉल करवा दूं, मैंने सिर्फ दो वर्ड्स की बातचीत करी है इस टाइम पे, एक वर्ड था इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और एक है ऑर्बिटल। अभी तक हमें लगता था इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जिनको आप बोलते हो ऑर्बिट, जो कि डिफाइन करते थे न्यूक्लियस के सेंटर से उन इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस।
लेकिन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है, इतना फास्ट घूम रहा है कि वो एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम कैप्चर करेगा, और क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम कैप्चर करेगा, उस वॉल्यूम को नाम दिया जाएगा ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल का साइज भी होगा, उस ऑर्बिटल की शेप भी होगी। साइज डेफिनेटली किस पॉसिबल दूरी तक एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है वो साइज डिफाइन करेगा, और उसके साथ साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन मिलेगी तो उस रिपल्शन की वजह से उसकी शेप ऑल्टर होगी, और वो मल्टीपल शेप्स में आ सकता है, स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, और भाई जितनी कम रिपल्शन उतनी सिंपल शेप, जितनी ज्यादा रिपल्शन उतनी कॉम्प्लेक्स शेप। पक्का बात समझ में आती है? आई होप दिस इज ओके। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज की क्लास का वीडियो दोबारा से दूंगा, रिक्वेस्टफुली कल तक इस वीडियो को वॉच करोगे, दोबारा से देखनी है, फिर चाहे वो 1.2x की स्पीड पे देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखनी है, ठीक है? इसके अलावा आपकी कल क्लास है मेरे साथ, स्केड्यूल पूरा का पूरा आ जाएगा ग्रुप पर। दोबारा से बता दूं, स्केड्यूल के हिसाब से आपकी पीसीबी या पीसीएम अलाइंड रहेगी, तो आना एक ही बारी पड़ेगा, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टाइमिंग्स माइट बी इन मॉर्निंग। तो मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के हिसाब से टाइमिंग, मतलब मेरी जो सी क्लासेस होंगी वो हफ्ते में 4 दिन हो जाएंगी, इसी तरह से फिजिक्स की भी 4 दिन हो जाएगी, मैथ्स की और बायोलॉजी की जिसकी जिसकी क्लास है वो 1 से 1.5 घंटे की, हफ्ते में 3 दिन होगी क्लास। तो वो पूरा स्केड्यूल अभी टाइम टेबल आपके ग्रुप पर आ जाएगा, प्लीज टाइम टेबल को अवॉइड कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चों की जैसे 12 बजे क्लास थी, तो मैंने एक दिन मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में मैंने अपनी क्लास 12:30 से 1:30 बजे तक रखी है, और बाकी 3 दिन के अंदर मैंने जिनसे अपनी क्लास है वो मॉर्निंग 9:30 से रखी है। तो प्लीज उस चीज को देखते हुए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइम चेंज देखकर चलना, मिस मत कर देना क्लास को, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीक में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे फिर सारी चीजें चलेंगी मेरे को। और एक और चीज, देयर विल बी अ वेकेशन बिटवीन 9 to 13 और 9 to 12, वो भी अपडेट कर दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा से रिकमेंसमेंट जो सी क्लासेस की होगी वो सेम टाइमिंग पे होगी, 30 जून तक सेम टाइम रहेगा, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स फिर टाइमिंग्स नॉर्मल अपने आ जाएंगे जो इवनिंग वाले शेड्यूल में होते हैं। हाँ, सारी यहां से कवर अप कर, बोहर्स मॉडल थोड़ा बहुत पता है ना, तो यहां से कर, साथ में बैकग्राउंड में वीडियोस देख।